Hello students, welcome on Nimbus Learning for Benchers Academy. myself रंजीत कुमार। स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज गणतंत्र दिवस है और आप सभी लोग पहले स्कूल में तो लड्डू खाते थे, आज लड्डू खा लीजिएगा मेरी तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले आप सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो सब लोग आप आ जाएं फटाफट लाइव, क्योंकि क्लास बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आइए आप लोग लाइव होइए, तब तक मैं क्लास शुरू करता हूं और जो आज के इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी पर। फिजिकल FISCAL फिजिकल पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी को। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। दो चीजें, एक तो रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व और ये हो गया आपका व्यय। ठीक है, रेवेन्यू के सोर्स क्या है गवर्नमेंट के, तो आप देखेंगे इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टैक्स है। ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया निवेश और ये हो गया कर। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक को बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मतलब नियोजित व्यय, नियोजित व्यय, और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब गैर आयोजित या नियोजित व्यय। ठीक है, ये दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, आइए पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की, और उस रेवेन्यू में, राजस्व में हम टैक्स की बात करेंगे, कर की। तो टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू के सोर्स मैंने बताया आपको कि टैक्स है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम बात करेंगे टैक्स की। इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं। डायरेक्टली burden on taxpayers. Example, income tax। इसका है indirectly burden on
टैक्स पेयर्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको नीचे, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का लिखा है कि ऐसा कर जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से, जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़े, करदाता पर पड़े, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। उदाहरण क्या है जी? उदाहरण है इसका क्या है? तो ये आयकर, इनकम टैक्स, ये इसका उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का। दूसरी तरफ अब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा कर जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़ता हो। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है इसका? तो जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। ठीक है, तो ये दोनों टैक्सेस के मतलब हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स पूछ लिया, तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिससे आपको समझना आसान होगा। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स है WEPRO, wepro.co.in। WE से वेल्थ टैक्स मतलब धन कर। PRO से प्रॉपर्टी टैक्स मतलब संपत्ति कर। CO से कॉरपोरेट टैक्स का मतलब निगम कर। और IN से इनकम टैक्स, आयकर। ये एग्जांपल है किसके? डायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। इसका एग्जांपल है एक्सक्यूज मी, क्या रे, एक्सक्यूज मी। EX से एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क। CU से कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। SE से सर्विस टैक्स, सेवा कर। M से मूड वैट, M से वैट। और E से एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मनोरंजन कर। ठीक है, ये एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम में पूछे गए, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर? क्या कह रहे हैं लोकेश? देखो, अगर इस रिपब्लिक डे पर अपन बोलने लगे ना, तो फिर ये 2 घंटा कैसे निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे उकसाओ मत कि मैं इस पर कुछ कहूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर खुल गया तो फिर ये लंबी चलेगी। आज का पूरा सेशन, देश दुनिया, पूरा इतिहास, पॉलिटिक्स सब कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, पहले हम लोग अपना सिलेबस पढ़ लें। सच्ची श्रद्धा देश के प्रति वही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे डिवोशन और डेडिकेशन के साथ करें और दिल लगा के करें। सच्ची श्रद्धा आपकी देशभक्ति की उसी में है, क्योंकि हर चीज इमोशन से नहीं होता। इसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमोशन की जगह इमोशन, सेंटिमेंट्स की जगह सेंटिमेंट्स, और जहां जरूरत है
आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंसी की, वहां पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही हमें नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस मामले पर अपन ज्यादा बोले और वो करें। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं थे उस समय, तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई विश आज हमें ये प्रेरणा लेनी है कि सच्चे मायने में अगर हम इस देश के भक्त हैं, या इस देश के प्रति हमारी श्रद्धा और वो डेडिकेशन है, तो हम वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो एक राष्ट्र के रूप में, इस राष्ट्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमें नहीं करना चाहिए। चाहे वो ट्रैफिक रूल तोड़ना हो, चाहे वो किसी को सताना हो, चाहे वो कोई रूल्स वायलेशन करना हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके कोई गलत काम करना हो, हमें वही काम। उसके अलावा अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको टेबल के नीचे नहीं लेना है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर काम करना है। और अगर आप अपना काम उस निष्ठा के साथ करेंगे, तभी आप एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात सही मायने में डेवलपमेंट बॉटम टू टॉप होगा, क्योंकि जिन राष्ट्र निर्माताओं ने इस संविधान बनाया, देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका मोटिव, उनका भी उद्देश्य यही था कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो ऐसी हवा में सांस ले सके जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, आपसी भाईचारा हो, और सबके पास एक सुखद लाइफ हो, सबके पास एक अच्छी नौकरी हो, एक बेहतर जीवन हो, ताकि वो इस देश में अपने आप को आनंदमय और खुशी महसूस कर सके। ठीक है, तो उनके जो सपने हैं, अगर उस सही मायने में आप उन सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जरूरत है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार बने। जिस पोस्ट पर भी, जहां भी है, आप ऑनेस्टली काम करें, ताकि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और जब परेशानी नहीं होगी और काम सही होगा, तो सही मायने में देश की सच्ची सेवा होगी और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की बात। मेरे लाल, अच्छा मानसी डोंट वरी, मैंने अभी बताया नहीं है दैट, अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, अभी सिर्फ लिखा है मेरे लाल, मैंने इसमें कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है, समझाना तो अभी बाकी है। जैसे ही मैं समझाना शुरू करूंगा, आप आराम से, मोहब्बत से, चिल करके धीरे से समझिएगा। नहीं समझ में आए उसके बाद मुझे एक नहीं 10 सवाल पूछिएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी अपनी समझनी है। ठीक है, तो आई विश कि जो मैं बात कह रहा हूं वो शायद आपके कानों में गूंज रही है, और जो आप समझना चाहते हैं वो इसके बाद समझ लेंगे। क्लियर? क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब मुझे कुछ मोहब्बत से लिख लेने दीजिए। मैं आज एक लव लेटर लिखना चाहता हूं आप सभी लोगों को, तो लव लेटर पहले लिख लूं, फिर उसके बाद उस लव लेटर पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेमी और प्रेमिका आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए पहले मैं लिख लूं, उसके बाद एक नंबर में 2 हो गया, अरे यार उल्टा पुल्टा स्लाइड हो गया, एक मिनट रुक जाओ।
अब सही है। आइए, ये तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेस imposed by सेंट्रल। इस पे तो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। टैक्सेस imposed by सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर। केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगाती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगाती है, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है। उसके बाद दूसरा इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी के बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर वेल्थ टैक्स, एग्रीकल्चर वेल्थ टैक्स। इसका मतलब हो गया निगम कर, इसका मतलब हो गया संपत्ति कर, इसका मतलब हो गया सीमा शुल्क, इसका मतलब हो गया कृषि धन कर, ठीक है। ये सारे के सारे कौन इंपोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आइए दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। चौथा हो गया, 5 हो गया, 6 नंबर पे टैक्सेस imposed by state government। यहां लिखने की बजाय यहां लिखो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा आरोपित या लगाए जाने वाले कर, आरोपित कर, ठीक है। आइए देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगाती है। लैंड रेवेन्यू टैक्स, हिंदी में भी लिखूंगा मैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। फिर थर्ड में है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। फिर उसके बाद है एंटरटेनमेंट टैक्स के बाद स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी के बाद रोड टैक्स, रोड टैक्स,
ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स, ये क्या है? भू राजस्व कर, इसको बोलते हैं कृषि आय पर कर, इसको बोलते हैं राज्य उत्पाद शुल्क, इसको बोलते हैं मनोरंजन कर, इसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्या बोलते हैं स्टैम्प को? स्टैम्प को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? स्टैम्प को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं यार, मोहर कर नहीं होगा। पंजीयन शुल्क, पंजीयन रजिस्ट्रेशन, पंजीयन भी नहीं होता है, पंजीयन शुल्क के रूप में स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। रोड टैक्स, पथ कर, और ये हो गया मोटर व्हीकल, मोटर वाहन कर, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेस इम्पोज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। आइए बढ़ते हैं, एक तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कर के प्रकार कौन कौन से? दो। पहला प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, और दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या है इसका मतलब? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को बोलते हैं हम लोग प्रगतिशील कर व्यवस्था, और इसको बोलते हैं अनुगामी कर व्यवस्था, ठीक है। ये जो है ये है implemented in developing countries, मतलब विकासशील देशों में लागू है, विकासशील देशों में लागू है। और ये है फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब विकसित देशों में है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले। अब इसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, whenever income of consumer is increased, then tax rate is also increase। हिंदी में क्या बोलते हैं? जब when income of consumer नहीं, when income of taxpayers, जब करदाता की आय में वृद्धि
होती है तो कर की दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल है, मान लीजिए 0 से 5 लाख कमाते हैं, नील है। 5 से 10 लाख कमाएंगे, 10% देंगे, या फिर मान लीजिए 5% देंगे। फिर आपने 10 से 20 लाख कमाया, 10% दिया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगला देखेंगे, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये क्या है जी? तो whenever income of taxpayers is increased, then tax rate is decreased। मतलब जब कभी करदाता की आय में वृद्धि होती है तो कर की दर में कमी आती है। कर की दर में कमी आती है, या कर की दर कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए 0 से 5 लाख अगर आप कमाते हैं, ठीक है, तो आप देंगे 15%। 5 से 10 लाख कमाएंगे अगर आप, तो देंगे 10%, और 10 से 20 लाख कमाएंगे अगर आप, तो आप देंगे 5%। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। क्लियर? अब आइए हम लोग इसको थोड़ा शुरू से समझते हैं और इसको देखते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा इस गणतंत्र दिवस के दोपहर में कि आप इसका स्नैपशॉट ले लें, ताकि हम मोहब्बत के साथ इसको शुरू से समझ सके। लोकेश, किस चीज की इंसेंटिव दे रहे हो तुम? किसको इंसेंटिव दे रहे हो? 30%। बोलो, किसको इंसेंटिव दे रहे हो? क्या आप लोग अपनी इन उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देने की कोशिश करेंगे? कष्ट देना चाहते हैं अपनी उंगलियों को? तभी मैं इसको स्नैपशॉट के लिए आगे बढ़ाऊंगा। अन्यथा ठंड का मौसम है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी उंगलियों को कष्ट न दे, पंचवर्षीय योजना मनोज लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो प्योर फैक्चुअल है, तो उसमें लिखना है और थोड़ी बहुत समझना है। तो पहले जो समझने वाली चीजें हैं उस पर अपन थोड़ा गर्दा मचा लें, और जो लिखने वाली होंगी उसके बाद अपन उस पर लिख लेंगे। तो वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ताकि सिर्फ लिखना रहेगा। पीछे हो जाऊं मैं? समझ में आ गई मुकेश? मनोज, बात समझ में आ गई? मनोज, नहीं, आनंद, 12 प्लान, अरे 12 5 ईयर प्लान सारा करेंगे ना अपन, मतलब पहली से लेके और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सारा लिखेंगे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ 1951 से 56 रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर फोकस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही आप देखेंगे 3 बड़े डैम्स डेवलप किए गए इरिगेशन के लिए, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी।
ठीक है, ऐसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो ये अपन अभी बाद में करेंगे। पहले यहाँ समझने वाली जो चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, पहले अपन उनको कर ले ताजे मन के साथ, फिर उनको हम कर लेंगे, ठीक है। संडे को क्लास थी उसकी, क्या कह रहे हो? तो ये भी अभी ही होने चाहिए। तो क्या कह रहे हो आनंद? सर पीडीएफ दे दो करंट अफेयर्स की। आनंद क्या कह रहे हो? तो ये भी अभी होनी चाहिए। कौन सी? आनंद क्या कह रहे हो? अरे फर्स्ट स्लाइड में गणतंत्र दिवस है भाई। प्लानिंग में क्या रह गया? प्लानिंग कमीशन में तो सब कुछ करा दिया ना मैंने। प्लानिंग में जो रह गया है, क्या रह गया है? कल हमने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में समझ लिया है। अब हमें करना है 1 से 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो मैंने अभी कहा कि वो 12 5 ईयर प्लान सारे फैक्चुअल्स हैं, उसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, उसको अपन अभी बाद में लिखेंगे। पहले जो समझने वाली चीजें हैं उसको समझ ले, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। आ रही है बात समझ में आनंद? हाँ, आज शाम तक मिल जाएगा लोकेश आज शाम तक मिल जाएगा सब, ठीक है। आनंद समझ में आ गई बात? ठीक है। कौन सी चीज खत्म करवाना चाहते हो? सुदीप कौन सी चीज, ये वाली क्लास खत्म करवाना चाहते हो? कल खत्म कर दूं? सुदीप कल खत्म कर दूं क्या? बोलो मेरे लाल, बोलो ना सुदीप। इम्पॉसिबल नहीं, ये कह रहा है अभी 2-3 दिन क्लास चली, अभी आज ही पूछने लगा कि सर कब खत्म होगी। अरे मेरे लाल, अभी तो जुम्मा 2 दिन हुए, तब तक तुम्हें बेचैनी होने लगी। इसका मतलब तुम्हें क्लास अच्छी नहीं लगती, तभी तुम कह रहे हो कि सर इसको कब खत्म होगी, है ना। किसको किसको पसंद नहीं आ रही है क्लास? हाँ भाई, किसको किसको क्लास अच्छी नहीं लग रही है? चलिए देखिए, आइए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए फटाफट। स्नैपशॉट लीजिए। दूसरा हो गया, तीसरा लीजिए। डोंट वरी, हो जाएगा। तीसरा हो गया। अरे तीसरा हुआ कि नहीं? फोर्थ। इसको और बड़ा बड़ा लिखूं कि साफ दिख रहा है ये वाला? ये जरूरी है, ठीक है। फोर्थ डन। 5 6 7 डन। 8 हो गया। 9 हो गया। ऑल डन। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपने उंगलियों का प्रयोग करते हुए सारे स्नैपशॉट ले लिए आपने बखूबी, किसी का कोई छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सर इसको, ठीक है। नहीं सर सुदीप, मुझे पता था, मैं मजाक कर रहा था, तुम दिल पे मत लेना। मैं समझ रहा था कि वो अब ये कि फिर उसके अकॉर्डिंग और जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो भी करने हैं, मैं समझ गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था तुमको से। अब मान लो नहीं पसंद होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोग का कुछ बिगाड़ सकता हूँ? नहीं, मैं बस कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की, तुम्हारे दिल तक पहुँचने की।
अब मान लो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूं और तुम लोग मुझे प्यार ही नहीं करो, तो प्यार एक तरफा तो आगे नहीं चल सकता ना, वो तो बस कुछ दिन तक रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो दो तरफा प्यार तो तभी होगा जब दोनों तरफ से लगाव हो और दोनों तरफ से दूसरे के प्रति वो जो कहते हैं ना दिल फेक आशिक वो। तो इसलिए चलिए आइए अब हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस गणतंत्र दिवस पर कि अगर हाथ में पेन है, माउस है या कोई चीज है तो उसको रख दो और दोनों हाथों को पहले एक बार इस तरह से रगड़ो, दोनों हाथों को रगड़ो, एकदम जोर से रगड़ रहे हो सब लोग, रगड़ रहे हो ना, दोनों हाथों को रगड़ो और रगड़ के इसको आंखों पे रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे आंख पे रखना है और फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे बांध लो और फिर चुपचाप बस मुझे देखो एकदम, मतलब ये आंख और कान दोनों मेरी तरफ होनी चाहिए, मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसके एक एक वर्ड आपके कानों में गूंजता हुआ होना चाहिए और आंख जो है एकदम टकटकी लगा के सिर्फ और सिर्फ मुझे देखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे और किसी को नहीं, और इसमें कोई नहीं आना चाहिए इस बीच में, सिर्फ मैं और तुम, मतलब जो मैं वाइब्रेशन छोड़ रहा हूं वो सारे वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में जा रहे हैं और जहां जहां मेरे चाहने वाले मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं वो सब मुझे ध्यान लगा के सुन रहे हैं। फिर देखना कैसे मानो आनंद मिलता है, सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको समझना, ध्यान से सुनिए, समझिएगा क्योंकि अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, रीजन क्योंकि टैक्स सिस्टम में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट बहुत अवेयर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए, इसलिए हमें ये ध्यान से सुनना है। आइए चैप्टर है आज का राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। सबसे पहले तो ये समझे कि इसका मतलब क्या है, फिर हमें ये समझ में आएगा कि इसमें होता क्या क्या है, भाई क्या क्या कांड करते हैं ये लोग। तो आइए देखते हैं, अपन ने स्कूल में संधि विच्छेद पढ़ा था ना भाई, संधि विच्छेद, दो वर्ड्स को तोड़ के या फिर उनको जोड़ते थे, यही संधि विच्छेद करते हैं। तो राज और कोष, ये हुआ दो वर्ड है, राज और कोष, यही दो वर्ड है ना। तो राज का मतलब राजा और कोष का मतलब खजाना, यही हुआ ना जी, राजा का खजाना, ठीक है। तो राजा तो चले गए, रानी के साथ कह गए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खजाना उनका यही रह गया। तो भाई आज उस खजाने पर कंट्रोल किसका है, हमारी सरकार, हमारे द्वारा इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो उस खजाने को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल खजाना है उसको हम राजकोष बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो राजकोष है इसमें दो चीजें होती है, क्या होती है जी, भाई खजाने में कहीं से आप पैसा ले आके डालेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो अपने आप डबल ट्रिपल होते रहता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी चीज रख दी है जिससे अपने आप वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। तो एक तरफ तो इस खजाने में हम कहीं से पैसा ले आएंगे, ठीक है, और फिर जब इसमें पैसा आ जाएगा तो उस पैसे को हम देश के डेवलपमेंट के डिफरेंट मोड्स पे खर्च करेंगे, क्लियर। इस खजाने में हम कहीं से पैसा ले आएंगे और फिर इसी से पैसा निकाल के हम देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे, यही होगा। तो फिजिकल का मतलब राजकोष, राजा का खजाना या हमारी गवर्नमेंट का खजाना। इस खजाने से दो काम होते हैं, एक तो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इस खजाने को भरने के लिए, और दूसरा यहीं से एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क्स पे, क्लियर। दो बातें हो गई। अब ये कह रहे हैं राजकोषीय नीति,
नीति का मतलब पॉलिसी। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट रेवेन्यू क्रिएट करने, रेवेन्यू अर्न करने और एक्सपेंडिचर करने के रिगार्डिंग जो पॉलिसी फॉर्म करती है उसको हम फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। ये पॉलिसी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, मतलब दीर्घकाल के लिए। समझ में आई बात? तो राजकोषीय नीति में क्या होता है जी? तो गवर्नमेंट फंड रेज करने और एक्सपेंडिचर करने के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनाती है उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात आपको समझ में आ गई? उम्मीद करूं क्या मैं? लोकेश, संदेव, सुदीप, सुनुक, मानसी, सभी संबित, सबको आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? चलिए एक स्टेप हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब इस खजाने में आप देखेंगे इसको भरने के लिए एक जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब इसमें पैसा कैसे आए इसका एक सोर्स है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब राजस्व, सरकार को धन पैसा कैसे मिले। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्स हैं। इंटरेस्ट, आप देखेंगे इंटरेस्ट पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स दूसरे देशों को सरकार देती है। गवर्नमेंट ने कई डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट किए हैं, वहां से भी हमें रिटर्न आती है। और सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है वो है टैक्स, कर। हर आदमी, आप लोग भी, हम भी, हर आदमी जो भी इस देश में रहता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से सरकार को वो टैक्स पे करता है। डिफरेंट सारे, बहुत सारे टैक्स पे करता है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति टैक्स से होती है, कर से होती है। ठीक है? आइए देखते हैं ये कर नाम की जो चिड़िया है वो क्या है और कैसे सरकार को ये लाभान्वित करती है, कैसे ये सरकार को खूब सारा पैसा देती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इस रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है जी? टैक्स, कर। अब ये जो कर है ये दो तरह का होता है। ठीक है? मतलब हम लोग, अपन लोग जो है, हम सभी अपने देश के लोग वो दो तरह के कर पे करते हैं, दो तरह से टैक्स देते हैं। ठीक है? कौन सा? एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। तो तुम कहोगे कि सर अपन तो टैक्स ही नहीं देते क्योंकि कमाते ही नहीं है, तो हम कहां से टैक्स दें? मेरे लाल, तुम लोग भी टैक्स देते हो, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? ये मैं अभी आगे बताऊंगा ताकि तुम्हारी जिज्ञासा और बढ़े। ठीक है? तो हम लोग, अपन लोग, भारत के सभी लोग दो तरह के टैक्सेस पे करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? क्या डिफरेंस है और ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टैक्स है? आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष कर जो होता है इसको डिफाइन करेंगे अगर हम, तो ये कहता है कि डायरेक्टली बर्डन ऑन टैक्स पेयर, मतलब ऐसा कर जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़े। इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए एक पार्टी हो गई टैक्स पेयर की और दूसरी गवर्नमेंट। ठीक है? अब इनके ऊपर बर्डन पड़ा और इन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है। मेरे ऊपर बर्डन आया और मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब किसके ऊपर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसके ऊपर डायरेक्टली बर्डन पड़ा? मेरे ऊपर, और मैंने अपनी इनकम का एक अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, आयकर। आपने एक साल में जितनी आय अर्जित की, अगर वो टैक्स स्लैब में आता है, मतलब अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आप कमाते हैं तो आपको अपनी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा टैक्स के रूप में। समझ में आ रही बात? और ये बहुत मजेदार बात है
कि टैक्स हर आदमी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा भाई? और जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, डैम, फ्लाईओवर, उसके बाद इंडस्ट्रीज, दूसरे के अपने डिफेंस सेक्टर्स, ये सब कहां से होगा? तभी तो कहा गया पिछली बार कि हमारे देश में मात्र 14% लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स मतलब आय कर देते हैं। तो सर्वे किया गया तो पता चला कि भाई साहब 60% ऐसे लोग हैं जो हर साल 10 लाख से महंगी कार खरीदते हैं। इसका मतलब उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तब तो इतनी महंगी कार खरीद रहे हैं। और वो शो करते हैं सरकार के खाते में कि मेरी इनकम 5 लाख से भी कम है। सोचिए कितना कितना ज्यादा टैक्स की चोरी करते हैं लोग अपने देश में। तो फिर विकास कहां से होगा? कैसे डेवलपमेंट्स होंगे? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? कैसे आप देखेंगे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी हमें जब हम टैक्स ही नहीं देंगे। क्लियर? तो ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई? अरे क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट टैक्स वाला सबको समझ में आ गया? क्लियर? ये आवाज एकदम अंदर तक गूंज रही है और हार्ड डिस्क में जाके वहां पर हलचल मचा रही है। पूरा मचा रही है ना हलचल, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, एकदम जो दिल से। चलिए, ये तो हो गई बात समझ में। ठीक है, ये तो बात हो गई सर डायरेक्ट टैक्स की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है सर ऐसा टैक्स जिसमें तीसरा खलनायक भी हो। तीसरा खलनायक का मतलब क्या? मतलब आपके और सरकार के बीच में कोई और पार्टी है। मतलब आपने लव लेटर दिया रमेश को, रमेश फिर दे रहा है सुशीला को। ठीक है, मतलब तीसरा आदमी भी है कोई जो बीच में पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहां पर कि ऐसा टैक्स जिसका बर्डन इनडायरेक्टली टैक्स पेयर पर पड़े। इनडायरेक्टली कैसे? आइए एग्जाम्पल बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल पर। कैसे जी? तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका अभी आप रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम मन हो रहा है, थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ, आपका मन हुआ कि थोड़ा चलो यार चिप्स खा लूं, थोड़ा मुंह चटपटा सा हो रहा है, थोड़ा चिप्स खा लूंगा, थोड़ा मन बढ़िया हो जाएगा, खट्टा मीठा सा। आप गए दुकान में और आपने कहा भैया एक चिप्स की पैकेट देना। उसने एक चिप्स का पैकेट दिया, आपने 10 रुपये दिए, लिए और रैपर को फाड़ा और खाने लगे। क्या आपने उस पर टैक्स दिया? बिल्कुल मेरे लाल। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है ना पैकेट पर, देखना उसमें टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है और उस 10 रुपये में इंक्लूड है सब कुछ। तो आपने 10 रुपये दिए, उसमें टैक्स भी दिया और वो पैसा फिर दुकानदार आगे सरकार को देगा। तो हम लोग हर आदमी, चाहे आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो आप उस पर टैक्स देते हैं। आज तक हम लोग यही समझते हैं इनकम टैक्स देना ही टैक्स देना होता है। वो तो मेरे लाल जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और जब उस पर 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तो वो तो दोगे ही, उसके साथ साथ जितनी वस्तुएं खरीदोगे, चाहे गाड़ी, मकान, दुकान, कपड़े, चश्मा, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, टोपी, जो भी चीज खरीदेंगे उस पर आप टैक्स देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल एकदम सही समझे स्वयं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन इनडायरेक्टली टैक्स पर पड़े। मतलब बर्डन आपके ऊपर पड़ा, आपने दिया उसको
और वो पे कर रहा है फिर सरकार को, मतलब आपके और सरकार के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली बर्डन किस पर है? आप पर। आई बात समझ में? क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो मोहब्बत भरी आवाज मैंने अपने दिल से निकाली है ये आप तक पहुंच रही है और एक सुखद अनुभूति करा रही है आपको, एक अच्छी सी फीलिंग जो एकदम शरीर में सीलन सी हो रही है। क्या उम्मीद करूं मैं? ये बस इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है वैट। अब वैट क्या होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी जब एग्जांपल्स बताऊंगा ना तो मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स हिंदी में बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, और इसको डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं बॉस। वैट को आता हूं आगे अभी बताऊंगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां तक आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? है ना? अरे आ गई यहां तक सबको? सबको आ गई? आवाज जोर से नहीं निकल रही है, लग रहा है कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग लग रहे हैं, कुछ लोग गणतंत्र दिवस में खंबा लेकर लेटे हुए हैं? अब मैं जब बोलूं यस और नो तो जोश में आवाज निकलनी चाहिए सर। अब क्लास में तो हो नहीं तुम लोग कि कानों में गूंजे, तो यहाँ ऑनलाइन मतलब एकदम क्लिक जो जब जोश आता है ना तो आप देखेंगे स्पीकर उसका साउंड बढ़ा देते हैं, ये इतनी बार पुश करते हैं कि साफ शो कर देता है कि एकदम जोश और जुनून में सर आप बोलिए बस आग लगा देंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जब भाषण देने लगते थे तो बच्चे बूढ़े जवान सब कहते थे कि बताइए कहाँ जान देनी है। तो वही मैं आपसे चाहता हूं कि जब बोलूं तो जोश के साथ ये निकलना चाहिए। ठीक है, अभी आएंगे संदेह, पहले एक बार समझ लो सारा फिर देखना कैसे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गई। अब हम लोग, ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, बताइए। एग्जाम में पूछा हुआ है सर, तो आइए इसको देखते हैं। ये तो मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं इधर बाहर आके आपको थोड़ा सा अलग से इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हो गया बॉस डायरेक्ट टैक्स का क्या है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है WEPRO, wipro.co.in। ये याद करने रखने का शॉर्ट ट्रिक है। विप्रो कंपनी का नाम सुना है ना आपने? विप्रो अजीम प्रेम जी की सॉफ्टवेयर की कंपनी है, बस वही याद रखना है विप्रो वाला। क्या है जी? डब्ल्यू से वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स इसका मतलब होता है धन कर। कितना धन है आपके पास, टीवी, फ्रिज, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा। पीआरओ से प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। आप कोई मकान दुकान खरीदते हैं तो आप उस पर आप टैक्स देते हैं ना जी सरकार को, उसको हम संपत्ति कर बोलते हैं। सीओ से कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं हमारे देश में वो भी टैक्स पे करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। निगम, निगम कर। और आई इन से इनकम टैक्स, मतलब आय कर। अगर आपकी आय एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा है तो आपको अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स के हैं, मतलब ये लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब मान लो एग्जाम में आया और 4 ऑप्शन आए, 4 में से आपने ये चारों से फाइंड आउट कर लिया, जो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचा वो एग्जाम्पल होगा। भाई ये 4-5 तो नहीं है, तो जो दूसरा बचा वही होगा। तो इसे अपन लोग आराम से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में से। क्लियर हुआ ये? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स का। अब आते हैं देखते हैं दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का सर, मतलब
अप्रत्यक्ष कर का, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या है जी? ये कह रहा है एक्सक्यूज मी, क्या रे, सुना है ना, मूवी है, एक गाना है, एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरे दिल तेरे पे फिदा रे, यही है ना गाना, ठीक है। इनकम टैक्स को हिंदी में बोलते हैं आयकर, आयकर बोलते हैं मेरा लाल, ठीक है। तो आइए, एक्सक्यूज EX का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। भाई साहब खंबा तुम लोगों से कौन कौन लेता है खंबा, बताना एक बार, कौन कौन लेता है जी खंबा? ईमानदारी से, नो। अच्छा, अरविंद लेता है, आशीष नहीं लेते हैं, अच्छा एडमिन भी लेते हैं, सुदीप नहीं लेते हैं, लोकेश लेते हैं, अच्छा शोएब भी, अच्छा खुशरा नहीं है, अच्छा तो क्या हो गया, ले ही लिया तो मान लो, मन होगा थोड़ा कभी तो थोड़ा सा बस एक पैक लेना है। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप नशा करते हैं या नहीं करते हैं इसका मतलब नहीं है, नशा नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है, लेकिन बस एक टारगेट होना चाहिए। कुछ भी करते हो तुम लोग, कुछ भी, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए और क्वालिफाई करना चाहिए। आप बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत ईमानदार हैं, घर में बहुत ओबीडियंट हैं, आपके बाहर के लोग भी आपको बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सारा शरीफ है, और जब एग्जाम दोगे रिजल्ट नहीं होगा तो जानते हो लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट बदल जाए, और गांव में खूब बदनाम है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, सारे गंदे काम करता है, और जब उसका रिजल्ट हो जाएगा तो जानते हो क्या कहेंगे? तुमको कहेंगे अरे वो तो मुंह छुपा के सारा काम करता था, पढ़ता था, मजाक करता था, कुछ नहीं हुआ। और जो बदमाश था, जिसका सिलेक्शन हो गया सारा काम करते हुए, तो जानते हो क्या कहेंगे लोग? यार भले ही बदमाशी करता था, शराब पीता था, लेकिन इंटेलिजेंट था, पढ़ने में क्वालिफाई कर गया, निकल गया, स्टेटमेंट बदल गया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अपनी एक लिमिट फिक्स करो कि मेरे को 1 साल देना है पूरे डिवोशन के साथ, 1 साल में या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस एग्जाम को मिटा दूंगा ये, और 1 साल पूरे डिवोशन के साथ पढ़ो, सब कुछ अपना लगा दो, और 1 साल बाद बोल दो घर वालों से कि 1 साल बाद मेरा रिजल्ट आएगा, उससे पहले मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख। वो कहेंगे किस लिए भाई? पढ़ाई के लिए भी दे रहे हो और फिर उसके बाद पैसा मांग रहे हो, तो ठीक है 5 मत दीजिएगा, 3 लाख दीजिएगा, और उस 3 लाख से पहले से ही ध्यान में रखना है क्या करना है। गोवा का टिकट बनवाना है, थाईलैंड का बनवाना है, अंडमान निकोबार का बनवाना है, और ऑस्ट्रेलिया के एक बीच का बनवाना है, और उस पर एक बोट बुक करानी है, बोट पर खंबे की पेटियां, और उसके बाद बोट बुक करा के एग्जाम देने के बाद चले गए, और बोट पर खंबे की पेटियां रखी हैं, एकदम बोट के ऊपर ऐसे लेटे पड़े हैं, दूर तक समुद्र, कुछ नहीं दिख रहा है, पानी पानी, चिड़ियां चहचहा रही हैं, चीची चीची चीची, और खंबा निकाला, स्ट्रॉ डाला और पी रहे। मतलब जितना शरीर को कष्ट दिया 1 साल, उस सारे कष्ट को 3 महीने में उतार देना भाई, इतना चिल कर रहा है। और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, और फिर जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को, टू बी फ्लाइंग मिसके आओ। समझ में आ रही बात? ये तभी होगा जब तुम ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स करोगे कि मुझे इस समय तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा, अब टाइम पास नहीं करूंगा, इस टाइम तक ये मेरी लिमिट है इस एग्जाम को क्रैक करने की। क्लियर? यही जुनून अपने अंदर ले आना है। आइए अब देखिए, एक्साइज ड्यूटी अगर आपने कभी नहीं लिया है तो घर में कहीं बोतल मिले तो देखना, उस पर लिखा होगा एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है, उत्पाद होती है, उन पर ये लिया जाता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद CU से कस्टम ड्यूटी, ये है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क बोलते हैं, विदेश से आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, अगर छोटी थोड़ी सी मात्रा में लेके आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा लेके आए तो उस पर एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है, और बहुत हैवी होता है वो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो वहां पर सीमा शुल्क आपसे लिया जाता है उस देश से इस देश में लाने के लिए। आपको मालूम है ना, सचिन तेंदुलकर को फेरारी कार मिली थी गिफ्ट में, उसकी कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि उसको उन्होंने वहीं छोड़ दिया, मतलब बेच के यहाँ आ गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, मतलब सीमा शुल्क।
ठीक है। एस ई से होता है सर्विस टैक्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको सेवा कर। कैसे भाई? तो मान लो तुम होटल में गए, फ्रेंड के साथ खाना खाया, चिल की, और उसमें खाने के साथ सर्विस टैक्स जोड़ के आता है जो सेवा दी गई। आप कैब में गए, आराम से चिल किया आपने, उसके लिए आपको सर्विस टैक्स दिया। आप कोई होटल में गए, आपने होटल का आनंद लिया, उसके बदले सर्विस टैक्स देना पड़ा। तो जहां जहां आपने सेवाएं ली उसके बदले सर्विस टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद है एम से मोड वैट होता है, लेकिन मैं इसको वैट बोलता हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, हिंदी में मूल्य वर्धित कर। और ई से एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब मनोरंजन कर। ठीक है, सर्विस टैक्स समझ लिया भाई। ये समझते हैं वैट क्या होता है? VAT, इसको बोलते हैं, मैंने अभी कहा वैल्यू, ए से एडेड और टी से टैक्स, हिंदी में मूल्य वर्धित कर। आइए सर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, और फिर यहां पर कस्टमर। ठीक है, मान लीजिए मुझे मार्कर खरीदनी है, मुझे एक मार्कर की नीड है, तो क्या मैं सीधे कंपनी में चला जाता हूं और जाके कहता हूं कि भैया एक मार्कर देना कंपनी में, उसका मार्कर की कंपनी में, और निर्मा सरफ से धोएगा मुझे, निर्मा सरफ से। एक्साइज को हिंदी में उत्पाद शुल्क बोलते हैं। अरे हिंदी में लिखा तो है मैंने सारा, पीछे नहीं लिखा है, लिख रखा है। तो अब मैं कंपनी में जाके तो मांग नहीं सकता। सर इससे पहले वाली नहीं आई समझ, कौन सी नहीं समझ में आई? कौन सा नहीं समझ में आएगा बताओ? इसको बोलते हैं इसमें कौन सा नहीं समझ में आया भाई? संदेह कौन सा? वैट। अरे यार वैट तो अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं वैट। ये चालू समझ में आया कि नहीं? एक्साइज, कस्टम, सर्विस, ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। अभी तो मैंने बताना शुरू किया था। चलिए अब आप आए हैं वैट पर। मैं वैट के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि ये वैट है क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक मार्कर की खरीदना है, या मान लो मैंने टोपी खरीदनी है, शर्ट खरीदना है, जींसी खरीदनी है, तो मैं क्या डायरेक्ट कंपनी में जाके एक पीस परचेज कर सकता हूं? नहीं। किसी भी गुड्स का बनने से लेके बिकने तक एक चैनल है, उस चैनल के थ्रू ही आप तक मिलेगी। मतलब आप होलसेलर के अभी नहीं खरीद सकते, आपको एक पीस खरीदने के लिए रिटेलर के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी गुड्स बनने से लेकर बिकने तक डिफरेंट चैनल से होकर गुजरती है। कैसे? तो मान लीजिए मार्कर बना रहे हैं, मार्कर के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, ये प्लास्टिक, इंक वगैरह। फिर इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद इस पर पैकेजिंग होगी, जिसमें रेपर लगा के लिखते हैं फलाना ढिमका कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बाई फलाना, ये वो दिस दैट लिखते हैं। इस पे पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग के बाद होलसेलर को भेजते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से कस्टमर खरीद के ले आता है। यही होता है ना जी। आइए अब मान लीजिए कि रॉ मटेरियल्स आपने 5 रुपए में इसकी कीमत थी, और इस रॉ मटेरियल्स को 5 रुपए में खरीदा। ठीक है, खरीदने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी,
मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसकी कॉस्ट लग गई 10 रुपये, तो जितने में खरीदी यहाँ पर आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। फिर 10 रुपये इसकी प्राइस बदल गई जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी। पैकेजिंग के लिए इसको भेजा, पैकेजिंग के बाद इसकी कॉस्ट हो गई 15 रुपये, और रैपर लगाने की बात, तो यहाँ पर आप टैक्स पे करेंगे। फिर इसने ट्रांसपोर्ट करके होलसेलर को भेजा और इसकी प्राइस रखी 20 रुपये, 20 रुपये में बेची, प्राइस बढ़ी, यहाँ पर आप टैक्स देंगे। फिर इसने रिटेलर को 25 रुपये में बेचा, प्राइस बढ़ा के, यहाँ प्राइस बढ़ी, टैक्स देंगे। फिर इसने कस्टमर को, इस मार्कर को 30 रुपये में बेचा, आप टैक्सेस जोड़ के यहाँ पर वो टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 रुपये में रॉ मटेरियल खरीदा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके इसको, इसकी कीमत 10 रुपये करी, टैक्स दिया। फिर इसने पैकेजिंग करी, इसकी प्राइस बढ़ाई, 10 से 15 रुपये हुआ, टैक्स दिया। फिर इसने होलसेलर को बेचा, इसकी प्राइस बढ़ी 20 रुपये, फिर टैक्स पे किया। फिर इसने रिटेलर को 25 रुपये में बेची, प्राइस बढ़ा, फिर टैक्स पे किया। फिर इसने कस्टमर को 30 रुपये में बेचा, प्राइस बढ़ी, टैक्स पे किया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और सोल्ड होने तक आप देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस में जब जब इसकी प्राइस बढ़ रही है तब तब इस पर टैक्स आपको देना पड़ रहा है या देना होगा। इसके पीछे रीजन क्या है आप देखेंगे। ये टैक्स अभी 80s के दशक में, अपने यहाँ 90s के दशक में शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। रीजन ये था कि लोग बहुत सारे टैक्स की चोरी करते थे। जैसे मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरर 500 पीस की मैन्युफैक्चरिंग करे और उसने रजिस्टर में शो किया कितना, 100 पीस या 150 पीस, फिर आगे फॉरवर्ड किया तो वही 150 पीस आगे फॉरवर्ड हो रहा है और गवर्नमेंट को 150 पीस का ही पेमेंट मिल रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है, 500 पीस की। तो यहां कहा है स्टार्टिंग से ही आपको, जब आप हर लेवल पर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको हर लेवल पर टैक्स भी देना है। भाई प्राइस तो आप हर लेवल पर बढ़ा रहे हैं ना जी, अपनी कॉस्ट जोड़ के। तो जब कॉस्ट जोड़ के प्राइस बढ़ा रहे हो और मुनाफा कमा रहे हो तो टैक्स भी दोगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर लेवल पर उस गुड्स की प्राइस बढ़ी, और जब जब प्राइस बढ़ रही है तब तब आपको टैक्स पे करना है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब वैल्यू जहां जहां ऐड हो रही है वहां पर आपको टैक्स पे करना है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। बिल्कुल, रिप्लेस बाय जीएसटी। अभी आऊंगा, मैं बताऊंगा, जीएसटी पर भी आऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके वन टैक्स सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आ रहा हूं मैं अभी उस पर। पहले अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को समझिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि अभी जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सबको आ गई बात समझ में? भाई संदेव आप पूछ रहे थे जीएसटी ज्यादा सही है सुदीप मेरे लाल? भाई मान लो कि तुम पहले 10 तरह के अलग अलग टैक्स देते थे, अब उनकी जगह एक ही टैक्स देना है, तो वो इजी है या पहले वाला इजी था? बताओ, तुम बताओ, मैं क्या बताऊं? भाई पहले आप 4 अलग अलग टैक्स देते थे, अब उसकी जगह एक ही टैक्स देना है। इजी कौन है? दोनों के लिए, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। लेने वाले के लिए मॉनिटर करना आसान है, और देने वाले के लिए कि 10 बार अलग अलग उसको फाइल करनी पड़ती थी, वो अलग। एक ही टैक्स है, इजिली पे करके खत्म कर दिए एक क्लिक के साथ। क्लियर? क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो वैट है वो आपको समझ में आ गया? आया? चलिए, अब ये तो हो गया वैट। और ई का मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। अब मूवी थिएटर में जाते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं सिनेमा हॉल मालिक को। कितने का भाई? तो आप देखेंगे 200 रुपये की टिकट लेते हैं आप। कई बार आपने देखा होगा जो पैट्रियट मूवी होती है, देशभक्ति, उन पर गवर्नमेंट टैक्स माफ कर देती है, तो वो टिकट आ जाती है 50 रुपये की। मतलब अपन लोग 100-150% टैक्स देते हैं इस पर, तो 200 रुपये की टिकट 50 में मिलती है। तो यहाँ पर हम किसको देते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स?
थिएटर मालिक को, और वो फिर गवर्नमेंट को पे करता है। ऐसे ही कहीं एम्यूजमेंट पार्क में चले गए, कहीं वाटर पार्क में चले गए, या कहीं और चिलम चिली करने चले गए, तो वहां पर हम लोग एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, मतलब एंटरटेन कर रहे हैं उसके लिए टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल मेरे लाल, डिस्को में भी। अच्छा, डिस्को कौन कौन गया है तुम लोगों से? डिस्को कौन कौन गया है? अच्छा आशीष, डिस्को, ओहो। अच्छा, स्विमिंग पूल में कौन कौन नहाया है? स्विमिंग पूल में वो क्या बोलते हैं उसको, पूल डांस। पूल डांस किया है क्या तुम लोगों ने? ओहो, ये मास्टर है यार तुम लोग तो, हैं? क्या बात है, पूरा एकदम हिला दिया तुम लोगों ने। सुदीप ने नहीं किया पूल डांस, कर लेना इस बार, आने तो गर्मी, ठीक है? चलिए, लोकेश ने किया है। लोकेश पहले हाथ उठा रहे हैं। आ जाना भाई, आ जाना। क्योंकि वहां पर टैक्सेस कम है, खंबा वहां सस्ता इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो कम है, उस पर बहुत ही कम है, इसलिए वहां पर सस्ता है, और अपने यहाँ बहुत ज्यादा है इसलिए महंगा है, ठीक है? इसलिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि लीकर, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस, ये अभी पांचों चीजें जीएसटी में शामिल नहीं है। इनको जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है। अगर जीएसटी में आ गया तो ये जो खंबा है तुम्हारा, ये 28% पे आएगा, मैक्सिमम 30% या 35%। अभी हम लोग इस पर 80 से 90% टैक्स पे करते हैं, एक्साइज और वैट भी देते हैं, तो 80 से 90% टैक्स पे करते हैं। तो सोचो कि कहाँ 80 से 90% टैक्स आ जाएगा 35% पर। तो एक खंबा जो पहले अभी मिलता है 150-200 का बियर, वो आ जाएगा सीधे किसमें, 80-90 रुपए का। तो भाई साहब, नहाना भी उसी से है और पानी के रूप में वो पीना है, ठीक है? और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगा, सिर्फ गोवा में नहीं, जहां मन करे, मन गया वहां गए, वहीं पी के टूल हो गए, ठीक है? आनंद पूछ रहे हैं बिहार में क्यों बंद है भाई? नहीं मेरे लाल, लीकर पर 80 to 90% टैक्सेस लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे टैक्स कलेक्शन लीकर से होता है। देखा नहीं, लॉकडाउन में कुछ और खुला नहीं, लीकर की दुकानें जरूर खुल गई, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? आइए, एंटरटेनमेंट टैक्स ये तो क्लियर हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ गया जी? यहां पर कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना बोलो भाई, सभी लोग हाँ या ना बोलोगे? खुशराग बोल रहे हैं नहीं, क्या नहीं है भाई? चलिए, अब आते हैं लोग, ये तो वैट हो ही गया। आइए सर, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सर कि इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम लागू है, ठीक है, इंडिया में, और ये दोनों टैक्स सिस्टम क्या है, और ये वाला टैक्स सिस्टम अपने यहां क्यों नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो ये नॉर्मली दो तरह के टैक्स सिस्टम हमने समझने हैं। फर्स्ट वाज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम एंड सेकेंड वाज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और दूसरा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये बहुत डेवलपिंग कंट्री में इंप्लीमेंट है, मतलब विकासशील देशों में लागू है, और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज में है। ठीक है, ये पहली बात ध्यान में रखिएगा। आइए अब इन दोनों के बीच डिफरेंस समझते हैं और क्या है इनका मतलब। तो प्रोग्रेसिव नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रगतिशील। ठीक है, कह रहा है व्हेनेवर इनकम ऑफ टैक्स पेयर इज इंक्रीज देन टैक्स रेट इज आल्सो इंक्रीज। मतलब जब कभी भी करदाता की आय में वृद्धि होती है तो कर की दर में भी वृद्धि होती है। अर्थात 0 से 5 लाख आप कमाते हैं, नील है, मतलब आपको 1 रुपये टैक्स नहीं देना है। 5 से 10 कमाएंगे थोड़ा देंगे, 10 से 20 कमाएंगे थोड़ा देंगे, उससे और ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा देंगे। कहने का मतलब है ज्यादा कमाएंगे ज्यादा देंगे, कम कमाएंगे कम देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसके प्रोपोर्शन आपको आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जो गरीब है, जो जिसकी इनकम नहीं है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। थोड़ा कमाया थोड़ा पे किया, ज्यादा कमाया ज्यादा पे किया, और ज्यादा कमाया और ज्यादा पे किया। क्लियर? देखिए यहां पर एग्जांपल। तो नॉर्मली ये जो टैक्स सिस्टम है ये डेवलपिंग कंट्रीज में इंप्लीमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपिंग कंट्रीज में वो इक्वल नहीं है। आप देखेंगे जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, कुछ लोअर मिडिल के हैं, कुछ अपर मिडिल है, कुछ अपर लोअर मिडिल है। ऐसे करके इनकम का जो डिवीजन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो उस कंडीशन में ये सिस्टम सेट किया गया कि जो जितना कमाएगा उसके प्रोपोर्शन में ही वो टैक्स पे करेगा, ताकि किसी के ऊपर इसका बर्डन न आए और देश का डेवलपमेंट भी हो सके। समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अरे एक बार मुस्कुरा तो दो, अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दो और एक बार उसमें यस और नो लिखने की चेष्टा करो। एक बार जब मैं हाँ या ना पूछूं तो खटाखट रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिला तो ये जो गाड़ी है ये रुक जाएगी। इसलिए मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए उधर से, उतना ही जोश और जुनून मुझे उधर से भी दिखना चाहिए। मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूं मेरे लाल, तब से तो 1-1.25 घंटे से मुस्कुरा ही रहा हूं, क्योंकि मेरे चेहरे की जो स्माइल है वो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती है। और आप ये जो अदृश्य पीछे में बैठे हुए हैं वहां पर मुझे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है और मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं या समझ में आता है तो अंदर एक खुशी भी मिलती है और एक चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो मैं वही चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी, आप दुख है मैं दुखी हूं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो उधर बैठे हुए मेरे हरे नीले पीले मेरे हीरे मोती, वो कभी निराश हो या उनके जीवन में कोई कष्ट आए। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और हम भी उतना ही डिवोशन दिखाएंगे पढ़ने में जितना उधर से हो रहा है। क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से होता है ना जी, एक तरफा चीज नहीं चलती। समझ में आ रही बात? सुनो, तुमने तो हिला दिया साफ एकदम। सर लेस इनकम मोर टैक्स, इसमें आता है क्या? नहीं मेरे लाल,
ये आएगा दूसरे में आनंद। अभी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं उस पर, ठीक है। चलिए सारा सवाल मुझे से पूछ लोगे क्या? वैलिडिटी कब तक है? कुछ और लोगों से भी पूछो। आइए, ये तो हो गई भाई प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की। दूसरा अनुगामी कर, ये जस्ट उसके उल्टा है बॉस, रिवर्स। क्या कह रहे हैं? व्हेनेवर इनकम ऑफ टैक्स पेयर इज इंक्रीज देन टैक्स रेट इज डिक्रीज। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मतलब इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम हुआ। ये तो बढ़िया है यार कि इनकम बढ़ रही है, टैक्स कम देना पड़ रहा है। जस्ट चिल करेंगे अपन। जैसे देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, 0 से 5 लाख कमा रहे हैं, ओ माय गॉड 15%, उससे ज्यादा कमाया और कम, उससे और ज्यादा कमाया और कम। ओहो, कोई गलत तो नहीं लिख दिया? गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं? क्या हुआ? रेफरेंस कर लो। संदेह क्या भाई? और लोगों को सही आ रही है वीडियो या कोई दिक्कत आ रही है? एग्जाम्पल दे रहा हूं आनंद मेरे लाल, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है ये। अभी इधर कह रहे हैं कि एक बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो क्या? क्योंकि मुझे तुम लोग के कमेंट्स भी तो पढ़ने होते हैं, सिर्फ आंख बंद करके पढ़ा था। रिफ्रेश करूं? नहीं, बीच बीच में हो जाता है, ठीक है। आइए एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा, तुम लोगों ने ज्यादा याद कर लिया, हिचकी आ रही। मेरे लाल, मुझे कैमरे से हट के उधर दूर जाना पड़ता है, फिर मैं बटन दबाता हूं तो रिफ्रेश होता है, फिर उसमें 1-2 मिनट का टाइम ले लेता है वो सर्च करने में। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर नहीं जरूरत है तो क्यों अपन करें, ठीक है। आइए अब अपन बात कर रहे हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की। मैंने कहा कि इसमें जस्ट उल्टा है, मतलब प्रोग्रेसिव में जैसे था उसके जस्ट उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है जी? कि वहां पर था कि ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, कम कमा रहे हैं कम दे रहे हैं, नहीं कमाया नहीं दिया, यही था ना उसमें प्रोग्रेसिव में। और इसमें क्या है? इसके उल्टा है, इसमें ज्यादा कमा रहे हैं कम दे रहे हैं, और कम कमा रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं। ये तो यार जुल्म हो गया ना, मतलब उल्टा हो गया। इससे तो क्या होगा? अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा, यही होगा ना जी। यहां पर कोई गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? गलत तो नहीं लिख दिया? अरे तुम लोग क्या करते रहते हो आपस में, बातें क्या करते रहते हो? पता नहीं कह रहे सुदीप। आइए अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। पहला सवाल, डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब समझते हैं आप लोग? डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब समझते हैं सब लोग? हाँ या ना? संदेह? किसको बाय टाइसन बोल रहे हो तुम? हैं? डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब आइए, समझ रहे हैं तो अब इसका मतलब समझते हैं। लॉग हो रही है, मैंने आपको रिप्लाई दिया था, पता नहीं। देखो मैंने कहा, मैंने आपको पिछली बार डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बताया था कि कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब जिनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, एजुकेशन लेवल अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो, यही बताया था ना मैंने आपको, हैं? अब डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब ये है कि वहां पर 99% लोग रिच हैं, अमीर हैं, यही हुआ ना जी। और जो गरीब है गवर्नमेंट उनके लिए इतने सारे सोशल स्कीम्स ले आती है कि भाई साहब कोई गरीब ही नहीं है। एग्जाम्पल बताओ, अगर जैसे तुम लोग वहां पर बीटेक करते हैं, अगर तुम लोग अनएम्प्लॉयड होते, बेरोजगार,
तो मालूम है क्या करती गवर्नमेंट, अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट स्कीम में अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया तो जितनी अभी रिसेंट में तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उतनी सैलरी 3-4 महीने तक प्रायोरिटी बेसिस पर आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती, ताकि आप अपनी सारी नीड फुलफिल कर सके। और 3 से 4 महीने के अंदर आपको गारंटीड कहीं ना कहीं नौकरी दी जाती है। ये विदेशों में है ये सुविधा। अपने यहाँ क्या है, अपन लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अपना नाम लिखवाने, तो नाम तो लिख लेते हैं और कितना भत्ता आता है 1000 या 500 रुपये, वो भी कितने महीनों पर, 6 महीने 7 महीने में, कई बार साल पर भी आता है। बेरोजगारी भत्ता जिसको मैं बोल रहा हूँ वो आता है। और एम्प्लॉयमेंट स्कीम में तो नाम लिखा दिया तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है। कभी 10-20 साल बाद कोई आया घूमते ऑफिस से, बोले भाई फलाना जी है क्या, बोले क्यों, तो उनको एक स्कीम आया उसके तहत नौकरी देनी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर ही। तो घर वाले कहते हैं तो निकल लिए, उन्होंने 50 साल पहले नाम लिखवाया था। ये है व्यवस्था अपने देश में, क्यों, पैसा ही नहीं है भाई। वहां पर गारंटीड गवर्नमेंट ऐसे जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए स्कीम चलाया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं और कई सारी सुविधाएं दी जाती है जिससे वो उनकी इनकम बढ़े, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे। विदेश दूसरी कंपनियों की मैं बात, मतलब दूसरे देशों की बात कर रहा हूं जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है भाई। जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको गवर्नमेंट प्रायोरिटी वाइज उनको डिफरेंट स्कीम्स के तहत एम्प्लॉयमेंट देती है। उनको आप देखेंगे राशन पानी और उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी बेहतरीन सुविधाएं कि आप सोच भी नहीं सकते उन देशों में। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है, पॉपुलेशन कम है और गवर्नमेंट के पास उतना जब पैसा होगा तो ऑब्वियसली ऐसी सोसाइटी के लोगों के लिए वो डेवलपमेंट का काम करेगी ताकि कोई गरीब ही नहीं रहे। भाई गरीब कब होता है आदमी, जब नौकरी नहीं होती। अभी कल तुमने सुना ना परसों कि बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने लॉकडाउन में जिनकी नौकरी गई है सबके अकाउंट में पता नहीं कितने $1000 भिजवाए, उसने भिजवाए ना जी। कितने $1000 का मतलब अपने यहाँ के हिसाब से लाखों रुपए हो गए। तो ऐसा स्कीम विदेशों में जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर है, अपने देश में नहीं है। समझ में आई बात लोकेश समझ में आई बात, ठीक है। अब आइए, तो मैंने कहा कि 99% लोग वहां के रिच हैं, अमीर हैं। अब मान लीजिए कि इन डेवलप कंट्रीज में अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता, ठीक है, अगर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता तो फिर क्या होता, 99% लोगों को मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ता, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ता। मैक्सिमम का मतलब हो सकता है 25%, 30% भी हो सकता है। तो जब मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ता है तो क्या वो टैक्स की चोरी नहीं करते कि नहीं करते। मान लीजिए उस कंडीशन में क्या होता कि जहां 99% लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसमें लोग पे करते 60% लोग टैक्स पे करते, बाकी 30% लोग टैक्स की चोरी करते, टैक्स सेव करते, टैक्स बचाते। तो क्या जो 99% टैक्सेस मिलने थे गवर्नमेंट को अब वो 50 या 60% मिल रहा है, तो क्या उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं। एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि मैंने अब टीचिंग छोड़ के एक होटल खोल ली, ठीक है, होटल खोल ली। होटल में 100 रुपये प्लेट रखा। उस प्लेट में आप देखेंगे क्या क्या रखा। उसके बाद 4 चपाती बटर लगा के, उसके बाद दाल, फिर उसके बाद रसमलाई एक, फिर मटर पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता, फिर उसके बाद आम का अचार, इमली की चटनी, ठीक है, ये सारी चीजें रखी, ठीक है, 100 रुपये में मैंने होटल खोल ली स्टूडेंट्स की कॉलोनी में, ठीक है। मेरा होटल चलने लगा खूब। तब तक तुम्ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कहा यार सर तो खूब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एक काम करते हैं अपन भी खोल लेते हैं। तुमने मेरे सामने दूसरा होटल खोल लिया और सेम चीजें रखी, जो चीजें मैंने, जो मील मैं दे रहा था वही तुम भी दे रहे हो, लेकिन प्राइस तुमने 15 रुपये कम रखी, 85 रुपीज में करी, ठीक है। मैं 100 रुपये में वही चीज दे रहा हूं, तुम 85 में दे रहे हो। अब
दिन भर में मैं बेचता हूं मान लो 100 प्लेट और तुमने 85 रुपीज करके तुम दिन भर में बेचते हो 300 प्लेट, प्रॉफिट किसको हुआ ज्यादा? बताओ, प्रॉफिट किसको होगा ज्यादा? ऑब्वियसली 85 वाले को, क्योंकि थोड़ी प्राइस कम कर दी, मार्जिन अपना कम कर दिया और सर्कुलेशन ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज्यादा उसी को होगा। यही काम तो किया इन्होंने भाई। इन्होंने कहा कि अगर हमने प्रोग्रेसिव रखा तो मैक्सिमम लोग रिच है, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम टैक्स पे करना पड़ेगा और उस कंडीशन में हर आदमी टैक्स चोरी करने की कोशिश करेगा। तो जहां 90% टैक्स आना चाहिए वो आएगा 50% या 60%, 20%, 30% लोग टैक्स की चोरी कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, रिग्रेसिव कर दिया, अर्थात कम कमाएंगे ज्यादा देंगे, ज्यादा कमाएंगे कम देंगे। अर्थात मोस्टली लोग वहां पर रिच है, तो जब रिच है और मिनिमम अमाउंट पे करना है टैक्स के रूप में, तो हर आदमी ऑनेस्टली मोटिवेट होकर टैक्स पे करेगा कि यार ईमानदारी से थोड़ा सा तो पे करना है, पे करो और व्हाइट मनी रखो, चिल करो। तो हर आदमी ऑनेस्टली टैक्स पे करेगा। जब हर आदमी ऑनेस्टली टैक्स पे करेगा तो क्या टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। लोकेश मेरे लाल अभी आएंगे स्कीम पर आगे, सारी इंफॉर्मेशन एक बार में कैसे बता दूं मैं? पहले इसको तो अपन समझ लेना जो पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? मैं ये कह रहा हूं सुधीर, कहने का मतलब ये है कि भाई उसको टैक्स रेट कम करके मैक्सिमम लोगों को दायरे में ले आए और हर आदमी कम टैक्स होने की वजह से ऑनेस्टली पे करेगा। तो जब हर आदमी पे करेगा तो कहां आपने अधिक करके कम टैक्स कलेक्ट किया। भाई आपने अधिक मान लो 20% टैक्स देना है तो उसमें 90% लोग दे सकते थे 20%, लेकिन उन्होंने कुछ और तिगड़मबाजी लगा के और 20% 30% लोगों ने टैक्स चुरा लिए, 60% लोग ही पे कर रहे हैं और उसका रेशियो आपने कम कर दिया। जब कम कर दिया तो हर आदमी सोचेगा कि यार कम टैक्स है, इतना तो पे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग अमीर आदमी है और पे करो, ऑनेस्टली काम करो और व्हाइट मनी रखो ताकि कभी कोई क्लेम और ब्लेम ना आए अपने ऊपर। समझ में आई बात? तो ये कहानी हुई। तो मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही रखा गया है ताकि हर आदमी वहां पर ऑनेस्टली टैक्स पे करे, तभी तो वो देश अमीर है। भाई जब हर आदमी ऑनेस्टली टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट के पास खूब सारा रेवेन्यू आएगा। जब खूब सारा रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, उसके बाद आप देखेंगे जितने दूसरे डेवलपमेंट्स के काम है वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेगी। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो देश तो आगे बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो देश डेवलप हो जाएगा, अपने आगे सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देगा, अच्छी सैलरी देगा, दूसरी फैसिलिटीज देगा, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और फिर वो टैक्स तो टैक्स पे करना और फिर जो हम टैक्स पे करते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही आता है। ये एक चेन है। भाई हम टैक्स पे करेंगे तो हमको बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी, रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर्स की, दूसरे सेक्टर्स की। नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास नहीं पैसा होगा, फिर नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट वो सारी चीजें डेवलप नहीं करेगी। तो वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो उल्टा हमारे ऊपर ही आता है दूसरे वे में, दूसरे अप्रोच में। समझ में आई बात? सर जो गरीब है वहां तो उनका तो एक्सप्लोटेशन होगा ना, तो गरीब देशों में नहीं होगा ना। मैंने शुरू में लिखा है, तुमने देखा नहीं। मैंने क्या कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं है, वहां रिग्रेसिव नहीं लगा सकते आप। रीजन एग्जांपल समझ लो अपने देश पर। मान लो ये सिस्टम अगर अपने देश में आ जाए तो क्या होगा? ये होगा कि अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा। ये जो गैप है अमीरी गरीबी का और बढ़ जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम हमारे देश के लायक ही सुटेबल ही नहीं है, तो हम अपने देश में तो इसको लागू कर ही नहीं सकते। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या है? जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की पुअर है, एजुकेशन लेवल कम है,
तो उस कंडीशन में जहां इतने गैप्स है वहां पर ये आप कैसे लगा सकते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम? एप्लीकेबल ही नहीं होगा और ना लॉजिकल होगा। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगाया गया है कि क्योंकि इनकम जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, तो जो जितना अर्न करे उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करे, वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करे। समझ में आ रही बात? कैसे गरीब हो जाएगा यार? कहां पे इनमें बोल रहे हो? जो गरीब लोग हैं उनकी बात कर रहे हो क्या तुम? जो रिग्रेसिव में जो गरीब है उनकी? वहां तो कोई गरीबी नहीं है भाई, वहां तो कोई गरीबी नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नामी डेवलप्ड है, वहां तो 99.9% कह सकते हो या 100% कह सकते हो कि वहां पर गरीबी नहीं। एक भी आपको झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी। सबके पास बेहतरीन पक्के मकान, सबके पास अच्छी नौकरी, सबके पास गाड़ी, सब कुछ सारी सुविधाएं वहां पर सभी लोगों के पास। रीजन एक तो पॉपुलेशन कम है, दूसरा कि वहां की गवर्नमेंट के पास खूब सारा पैसा है, तीसरा जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, लोगों की पैकेज सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो जब ये सारी चीज होंगी तो क्या होगा? अपने यहाँ दिक्कत क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है। जहाँ एक नौकरी क्रिएट होती है वहाँ 10 लोग पहुँच जाते हैं, तो वो क्या करता है? जो एम्प्लॉयर है वो करता है, अरे यार 10 लोग हैं, वो 10,000 की सैलरी को कम करके 6,000 में कर देता है। यहाँ तो जल्दी होती है, किसी तरह से नौकरी मिलनी चाहिए, तो 6,000 में ज्वाइन कर लेता है। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करें। ठीक है, तो इससे हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब आप देख लो, कोई भी किसी भी फॉरेन कंट्री के देश को उठा के देख लो, उसकी जितनी पॉपुलेशन है ना अपने एक स्टेट से भी कम है। मतलब अगर अपन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ 2-3 देश आ जाएंगे, इतनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। मतलब हमारे देश में एक स्टेट जो है ना वो कई देशों को लेकर बैठे हैं, जो 2-3 देश को मिलाकर उनकी अकेले एक पॉपुलेशन है। अब आप सोचो कि कितना डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा तब जाके हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और उनको सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज दे पाएंगे। पता है ना आपको 21 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। अब आप मिला लो, अभी नेट है आपके पास, निकाल लो ब्राजील और दूसरी जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी वाली, ये इनकी टोटल मिला के 2-3 कंट्रीज की पॉपुलेशन अकेले कहाँ रहती है, मिला लो। वो छोड़ो, अकेले पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उतनी उत्तर प्रदेश की है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो एक इतना बड़ा देश और अपने देश को हमेशा पिन करने वाला है, उसकी अकेले पॉपुलेशन नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अपने यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि भाई साहब कई राज्य उतनी पॉपुलेशन लेकर बैठे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? पहले मैं जो समझाना चाह रहा था वो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दो सभी लोग। मैं सभी लोगों की जुबान से आवाज सुनना चाहता हूं, हाँ या ना। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं सर जीएसटी। गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगला टॉपिक है सर अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग कि वस्तु एवं सेवा कर क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं पहले से, डू यू नो अबाउट दैट, जानते हो इसके बारे में? 3 टाइप्स का नो। आइए पहले मैं लिख लेता हूं कुछ पॉइंट्स, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिख लूं मैं, हाँ या ना? पहले मैं लिख लूं फिर उसके बाद समझाऊंगा। क्लियर? चलिए, फ्रांस पहला देश है, फ्रांस पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस and started one tax system in India। अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक कर व्यवस्था भारत में लागू करना है। नेक्स्ट, जीएसटी introduce GST bill first time by Atal ji in 2000। वर्ष 2000 में अटल जी ने जीएसटी विधेयक पेश किया था। नेक्स्ट, जीएसटी ड्राफ्टेड बाय असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ड्राफ्ट
असीम दास गुप्ता ने तैयार किया है। नेक्स्ट, टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया by recommendation of विजय एल केलकर कमेटी। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सिफारिश विजय केलकर ने की थी। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस जीएसटी by Modi ji in 2014। 2014 में मोदी जी द्वारा जीएसटी विधेयक पेश किया गया। उसके बाद जीएसटी पास्ड बाय राज्य सभा इन 8 एक मिनट, मुझे डेट देख लेने दो, ये कब पास हुआ था। 3 अगस्त को, 8 अगस्त को, 3 अगस्त को पास भाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर। डेट अभी रहने दो, डेट एक बार देख लो मैं कि डेट कौन सा है। 2016 में तो हुआ था, ये कंफर्म है, लेकिन डेट मेरे को ही ध्यान आ रहा, डेट में बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जीएसटी पास्ड इन लोकसभा इन 3 अगस्त 2016, 3 अगस्त को। और उसके बाद जीएसटी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट इन 8 सितंबर 2016। नेक्स्ट, जीएसटी implemented in 1st July 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया
गया। ठीक है, उसके बाद जीएसटी लागू किया गया। इसका नाम है वन कंट्री वन टैक्स, एक देश एक कर। उसके बाद अगला है सर बस अब समझा, ठीक है अब समझा देता हूँ, एक पॉइंट और लिख दूँ। फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मेंशन इन आर्टिकल 279A in the Constitution। आइए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और फिर इसको मैं समझा देता हूँ। अरे टाइम हो गया यार, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसको समझाता हूँ। सुदीप सुदीप मेरे लाल, ये मैं सारा समझाऊंगा। ये 29 मार्च 2017 को का पार्लियामेंट फाइनल तो ये अप्रूव हो गया था। 8 सितंबर 2016 को तो प्रेसिडेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया और अप्रूवल देने के साथ ही बिल पास हो गया। तो इसको पेश करना था 1 फेब में ही इंट्रोड्यूस करना था, मतलब फाइनेंशियल ईयर में 1 मार्च को। लेकिन ये 1 मार्च को नहीं लागू हो पाया क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक थे। फिर कहा गया कि अप्रैल में करेंगे, अप्रैल में भी नहीं हुआ। तो ये एक्सटेंड होते होते उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो इसके ड्रॉबैक कभी दूर ही नहीं होंगे। तो फिर 1 जुलाई को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे यहां पर हुआ है। तो ये 29 मार्च वाला डेट तुम ध्यान में मत रखना। ये पार्लियामेंट वाला जो पास्ट है वो तुमने कहीं से कॉपी करी है, वो अपने को ध्यान में नहीं रखना है। अपने को 4-5 डेट ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूं। समझ में आ रही बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? गूगल से मत लो भाई, मत लो। सर फर्स्ट अमेंडमेंट टू जीएसटी ब्राजील लिया हुआ था, इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस ने। अरे भाई तो उससे क्या करना है अपने को? अपने को तो ये ध्यान रखना है ना कि पहले सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। और कई सारे अपना जो जीएसटी है ये है कनाडा के जैसा। फॉर्मेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कनाडा। अपने वो कल मैं लिखवाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद तो उस पर तुम लोग मत जाओ, उस पर गूगल पे जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहला देश फ्रांस है जिसने 1954 में जीएसटी अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है। तो द फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री फ्रांस हु इंप्लीमेंटेड जीएसटी इन 1954। क्लियर? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये थोड़ी पूछेगा कि पहले ब्राजील में हुआ था कहाँ, सीधे पहले पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था। ठीक है, तो सारी चीजें कंफ्यूजन वाली बातें नहीं करनी है, वो बातें करनी है जो फैक्चुअल है और जो हमारे सामने है। ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी है। आइए इसका स्नैपशॉट लीजिए फर्स्ट का स्नैपशॉट। अच्छा पहले 5वां है ना, 1 मिनट लो। ले लिया फर्स्ट का, डन। सेकेंड डन। थर्ड डन। 4
डन। 5 डन हो गया। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट्स हैं। देखो ऑल डन हो गया ना। आइए जीएसटी फुल फॉर्म लिखा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे देश में इससे पहले गुड्स और सर्विसेज पर डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। जैसे मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी बताया, वैट बताया, सर्विस टैक्स बताया, सेल्स टैक्स बताया, ऐसे बहुत तरह के टैक्सेस हैं। मतलब हम लोग 40 से 45 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं जो अपन लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, 40 से 45 टाइप के। तो गुड्स पर कुछ अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं और सर्विसेज पर भी अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 40 से 45 पर। तो उन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स सिस्टम में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। सभी जो अलग अलग 30 से 40 प्रकार के टैक्सेस हैं उनको खत्म करके एक ही टैक्स सिस्टम में इसको इंपोज किया गया है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? एक ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि यार किसी भी देश के डेवलपमेंट में टैक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, अगर ऑनेस्टली टैक्स पे नहीं करते हैं तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में अपने यहाँ टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा है, ऑनेस्टली लोग टैक्स पे करते नहीं और नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस टैक्स करप्शन को दूर करने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को खत्म करके ईजीएस करने के लिए ये जो है प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहली बार इस प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में, जो काफी एम्बिशियस था और विजनरी था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, अलायंस गवर्नमेंट थी। जो दूसरे पार्टी वाले थे उन्होंने कहा पागल हो गया बेटा, ये कह रहा है जीएसटी इंप्लीमेंट करेगा, लोग परेशान होंगे, व्यापारी परेशान होंगे, बाइकआउट करेंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार ही नहीं बन पाएगी। तो जब सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर इस टैक्स का क्या मतलब है? तो जो अलायंस थी उन्होंने उनसे सपोर्ट ले लिया, उनकी गवर्नमेंट वही डिसॉल्व हो गई और डिसॉल्व होने के बाद वो खेल वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 2014 में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आई जिसका नाम आप सभी लोगों को पता है, और उसने करेज के साथ टू मोटिवेट होके इस बिल को इंट्रोड्यूस किया इन 2014। 2014 में क्योंकि ये लोकसभा में बिल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तो ये बिल अप्रूव हो गया। ये गया राज्यसभा में। राज्यसभा में मेजॉरिटी थी कांग्रेस की और इस बिल पर उन्होंने कई सारे क्लॉज लगा दिए कि ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सही नहीं है, और 2 साल तक उसको राज्यसभा में होल्ड पे रख लिया। 2 इयर्स, मतलब 2014 से लेके 2016 तक। ठीक है, आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा कल। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, कुछ और नए शब्दों के साथ और कुछ और नए चेहरों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अलविदा, शुभ रात्रि, धन्यवाद।